गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, याद करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे द्विनिषेचन, डुबल फर्टिलाइजेशन अपन लोग पढ़ रहे थे। और डुबल फर्टिलाइजेशन में अपन लोग देखे थे कि नर युग्मक पराग नलिका से आता है पोरोगैमी, ठीक है। जो बीजांड द्वार से जो प्रवेश होता है उसको क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। पिछली कॉल का ये रिकॉल है पिछली क्लास का ये रिक्लास है ना। तो पहला युग्मक जाता है अंड कोशिका से मिलता है जो युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है, आगे चल के भ्रूण का निर्माण करता है। दूसरा युग्मक जो जाता है वो किसका निर्माण करता है, दूसरा युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है, वो त्रिसंलयन करता है, यानी कि भ्रूण पोष का निर्माण करता है। नॉट कोष, भ्रूण पोष। और ये जो घटना होती है वो होती है भ्रूण कोष के अंदर, जिसको बोलते हैं बीजांड काय। यहां तक समझ में आया। हम लोग देख रहे थे कि द्विनिषेचन है ना, तो हम लोग ये देख लेते हैं कि द्विनिषेचन का महत्व क्या होता है। ठीक है, द्विनिषेचन का महत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। द्विनिषेचन का महत्व। द्विनिषेचन क्या होता है, डुअल फर्टिलाइजेशन हम कब कहें, जब वो एक नर युग्मक जाकर के अंड कोशिका से मिला और दूसरा किससे मिला, तो दूसरा मिलता है हमारा द्वितीयक केंद्रक। तो इस घटना को बोलते हैं द्विनिषेचन, डुअल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। बाकी देखो, पौधे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आवृत्त बीजी, एक होते हैं अनावृत्त बीजी। ठीक है। एक कौन से होते हैं, तो एक होते हैं अनावृत्त बीजी और दूसरे होते हैं आवृत्त बीजी। समझने का प्रयास करना, बिल्कुल सिंपल है ये। ठीक है। पौधे दो प्रकार, देखो मेरा सर खुजला रहा है यार, क्या दिक्कत हो गई। ठीक है। अनावृत्त बीजी जिसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। आवृत्त बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म। ठीक है, वो हुआ जिम्नोस्पर्म, ये हुआ एंजियोस्पर्म। तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, चलो देखते हैं भाई। जो आवृत्त बीजी होता है, आवृत्त का मतलब होता है एक आवरण। ठीक है। किसके ऊपर आवरण, तो जो बीजांड है ना, कौन है भैया, बीजांड। तो बीजांड के ऊपर जिस चीज का आवरण होता है उसको बोलते हैं, आवरण किसका होता है, तो वो होता है अंडाशय का। ठीक है। अंडाशय का आवरण होता है किसके ऊपर, बीजांड के ऊपर। अब देखो ये है बीजांड, ये देखो। ठीक है। ये आवृत्त बीजी के अंदर अंडाशय का निर्माण होता है, लेकिन अनावृत्त बीजी के अंदर जो बीजांड के ऊपर जो बाह्य परत होती है, ये परत तो पाई ही नहीं जाती है। ठीक है। सिंपली इसमें बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ओव्यूल पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। ठीक है। जब इस बीजांड, ये जो बीजांड है, समझ रहे हो, एक सेकंड ना, ये क्या है हमारा, हमने देखा तो ये है बीजांड, ओव्यूल। ठीक है। बीजांड के अंदर पाया जाता है भ्रूण कोष, नॉट पोष। ठीक है। इस भाग को क्या बोलते हैं, तो इस भाग को बोलते हैं निभाग, कैलाजा। ठीक है। भ्रूण द्वार, अध्यावरण, और ये भ्रूण कोष। ठीक है, इतना समझ में आया। तो देखो, जो बीजांड है, बीजांड के ऊपर आवरण किसका पाया जा रहा है, तो वो पाया जा रहा है अंडाशय का। किसका आवरण, अंडाशय का। तो यहां से हमको एक चीज देखने को मिलता है कि जो फल और फल भित्ति होती है वो किसके आवरण से ढकी होती है, तो जो अंडाशय होता है वो फल और फल भित्ति का निर्माण करता है। ठीक है। फल भित्ति यानी कि देखो, बाहर से सेब बन जाएगा, बीज इसके अंदर समा जाएगा, बीज इसके अंदर रह जाएगा। ठीक है। फल और फल भित्ति का निर्माण कौन करता है, तो वो करता है अंडाशय। ठीक है। ये एक आवरण होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसमें देखो क्या होता है, तो इसमें सेम प्रोसेस वैसे भी होता है जैसे क्या होता है, गुरु बीजाणु जनन होता है। ठीक है। क्या बनता है, तो यहां पे गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, उसमें भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। ठीक है। इसमें हमने देखा एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनी और बाकी कोशिकाएं बन रही थी परत लेकर के, है ना। ठीक है। जो गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका हैं, क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, हमने देखा इसके अंदर क्या हो रहा था, सेम प्रोसेस ऐसा ही है।
इसके अंदर हो रहा था अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्या बन रहा था, समझ लो, बिल्कुल सिंपल है ना इसका भी। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की हमने बात देखा कि 4 कोशिकाएं बनती हैं, चतुष्क जिसको बोलते हैं, ठीक है। कितनी कोशिकाएं बनी, तो 4। 4 में तो 3 नष्ट हो जाती हैं, हमने ये भी देखा था कि 4 में 3 नष्ट हो जाती हैं। जो कोशिका एक बचती है उसको हम लोग बोलते हैं गुरु बीजाणु। क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु। और हम एक बात ये देखे थे कि गुरु बीजाणु, यहाँ पे जो विभाजन होगा तो यन होगा, लेकिन गुरु बीजाणु मात्र कोशिका द्विगुणित होती है, लेकिन जो गुरु बीजाणु होता है वो अगुणित होता है, यन होता है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु एक कोशिका रहती, फिर विभाजन करता है, 2, 4, 8, 10 बन के फैल जाता है, 3 इधर 3 इधर 2 इधर बन जाता है, ठीक है। एंटीपोडल सेल ध्रुवीय कोशिका है और नीचे सहायक कोशिका और अंड कोशिका बना लेता है, 3, 3, 6, 2, 8 कोशिकाएं बना लेता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब गुरु बीजाणु बनता है ना, तो गुरु बीजाणु में थोड़ा सा विभाजन होता है, और विभाजन के दौरान भ्रूण पोष का निर्माण होता है। समझना, भ्रूण पोष का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और इसमें से एक कोशिका, इसी गुरु बीजाणु में जब विभाजन होता है तो समझना, इसमें से एक कोशिका मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका की तरह ये कार्य करने लगती है। वो अपने आप को बोलती है कि मैं अंड कोशिका हूं, है ना, अंड कोशिका की तरह वो कार्य करने लगती। किसके अंदर है ये, तो ये है सीधे आवृत्तबीजी जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है, जो आवृत्तबीजी है, उसके अंदर ये क्रिया नहीं होती भाई। क्या होता है, तो ये यहां से बदल जाता है। गुरु बीजाणु बनता है, फिर वो विभाजन करता है, 2 बनता है, 4 बनता है, 8 बनता है। 8 बनने के बाद 3 अपने बीच में रखे रहते हैं और एक उधर से एक इधर से ध्रुव के ऊपर ध्रुव में चले जाते हैं, ठीक है। तो एक वहां पे बन जाता है एंटीपोडल सेल, इधर बन जाता है पोलर कोशिका, इधर हो जाता है एक एग सेल और दूसरी हो जाती है सहायक कोशिका, ठीक है। इतनी चीजें बन गई। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें विभाजन हुआ तो किसका निर्माण हो गया, भ्रूण पोष का। भ्रूण पोष मतलब एंडोस्पर्म का निर्माण हो गया, समझ लो, भ्रूण पोष का निर्माण हो गया। मुझे एक बात ये बताओ कि सबसे पहले भ्रूण पोष किसमें बन गया। अब इसमें की प्रक्रिया देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। जब यहां से नर युग्मक आता है, इससे फ्यूज कर लेता है, जब ये क्या बनता है, ये यहां पे जब युग्मनज यानी कि जाइगोट बनता है, तो उसी जाइगोट के दौरान ही यहां पर क्या बनता है, वो बनता है भ्रूण पोष, ठीक है। उसी जाइगोट के दौरान क्या बनता है, तो वो यहां पे बनता है भ्रूण पोष बनता है, ये युग्मनज होता है, ठीक है। बताओ, ये युग्मनज है तब जाकर के ये भ्रूण पोष बना। जब युग्मनज बनने लगता है ना, तब जाकर के भ्रूण पोष बनता है। बताओ, समझ में आया ना भाई, बताओ बताओ बताओ। जब देखो, जब नरेंद्र मोदी की गाड़ी निकलती है, जाती है, तो उसके पीछे एम्बुलेंस पीछे ही तो जाती है ना। ऐसा थोड़ी ना कि एम्बुलेंस पहले चली गई, मोदी जी पीछे पीछे आ रहे, नहीं ना। एम्बुलेंस जाती है उन लोगों के पीछे, क्यों, आगे कोई दिक्कत हो जाए तो तुरंत उनका ट्रीटमेंट हो सके। डॉक्टर टहलते रहते हैं उनके पीछे, MBBS टहलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो इसमें जब युग्मनज बनेगा तभी भ्रूण पोष बनेगा। भ्रूण पोष मतलब क्या होता है, किचन, ठीक है। जब घर में कोई आकर के रहेगा तभी किचन में खाना बनेगा। लेकिन यहां पे क्या देखो, यहां पे भ्रूण पोष पहले ही बन गया, ठीक है। भ्रूण पोष क्या हुआ सर, तो पहले ही बन गया। जब ये भ्रूण पोष पहले, मतलब किचन में खाना बना रखा है भैया, ठीक है, तुम आओ चाहे ना आओ, खाना बना रखा है। अब वो अगर देखो, अगर तुम नहीं आए तो खाना खराब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये खराब हो जाएगा ना, समझना, ये किसके अंदर हो रहा है, अनावृत बीजी के अंदर। आवृत बीजी के अंदर जब तुम आओगे मुझे छोड़ के जाओगे, कोई गाना नहीं बन रहा है, नहीं तो गाता जरूर, है ना। जब तुम आओगे, युग्मनज मिलेगा, किचन समझ जाएगा कि हाँ भाई कोई आ गया है, जब खुटपट हो रहा है, कोशिकाएं बढ़ रही हैं, तब वो भ्रूणपोष खाने का निर्माण करेगा। ऐसे नहीं कर देगा कि ऐसे नहीं कर दे, नहीं करेगा वो, ठीक है, नहीं करेगा। तो बताओ, इसमें लाभ और हानि किसका हो रहा है, मुझे ये चीज आप लोग बता सकते हो कि नहीं। इसमें जो फल बनेगा अनावृत बीजी के अंदर, बिना फल भित्ति के बीज होगा, ठीक है। अनावृत बीजी के अंदर जो फल बनेगा वो क्या होगा, तो बिना, इसके अंदर कोई फल भित्ति नहीं होगी, है ना।
इसके बीज के अंदर बिना फल भित्ति के बीज बनेगा। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फल भित्ति होगी। क्या होगी सर? तो इसके अंदर फल भित्ति होगी। ठीक है, इन दोनों के अंदर बीज बनता है। सिंपल, दोनों के अंदर बीज बनता है क्योंकि बीजांड दोनों में होता है। ठीक है, बीज तो बनेगा, लेकिन एक बीज के अंदर फल भित्ति नहीं होगी, लेकिन उसके अंदर फल भित्ति होगी। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एंजियोस्पर्म में युग्मक संलयन, जब युग्मक मिल जाते हैं, युग्मक संलयन होने के बाद ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है, या होने के बाद ही भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, क्या होता है, युग्मक संलयन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मुझे लगा बता दूं। युग्मक संलयन होने के बाद ही भ्रूणपोष बनता है। ठीक है, जो युग्मक संलयन की क्रिया है होने के बाद ही भ्रूणकोष बनता है, लेकिन इसमें भ्रूणपोष पहले ही बन जाता है। तो बताओ खराब कौन सा है ना? इसमें निषेचन अगर भ्रूणपोष पहले से बन गया, अगर मैंने देखा कि इसमें निषेचन अंड कोशिका के साथ इसका निषेचन नहीं हुआ, अगर इसके अंदर परागकण नहीं आया और निषेचन नहीं हुआ, तब क्या होगा मुझे एक बात बताओ, तब ये भ्रूणपोष खराब हो जाएगा कि नहीं? अगर तुम किचन में खाना बना के रख दिए, लोग आए ही नहीं तुम्हारे किचन में खाना खाने, तो तुम्हारा खाना खराब होगा कि नहीं? बताओ, खराब होगा, तुम्हारी तुमको हानि होगी कि नहीं? तुमने बोला जी सर होगी, तो बस हो गया, यही है इसमें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं अभी जो भी लिखना चाहें, कि लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म के नीचे जो चीज़ समझा दी हूँ चित्र बना करके लिख लेना कि महत्व क्या होता है इसका, द्विनिषेचन। ठीक है, क्योंकि जो डुअल फर्टिलाइजेशन है ना, जो द्विनिषेचन है वो एक द्विनिषेचन कैसी प्रक्रिया है, तो द्विनिषेचन एक जटिल निषेचन की प्रक्रिया है। ठीक है, ये समझ लेना। ठीक है, इसमें लिख लो कि भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। जो भ्रूणपोष है, ठीक है, भ्रूणपोष क्या करता है, भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है ना? भ्रूणपोष मतलब किचन यार खाना बना के देगा, तो भ्रूणपोष भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। किसको कराएगा, तो वो कराएगा भ्रूण को कराएगा। ठीक है, जिसमें लिख लो कि भ्रूणपोष ही भ्रूण को भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराता है। द्विनिषेचन के फलस्वरूप आवृत्तबीजी पौधों में विकसित भ्रूण वाला बीज बनता है। ठीक है, आवृत्तबीजी पौधों के अंदर क्या होता है, विकसित भ्रूण वाला बीज बनता है। बताइए सर, यहां तक आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? मुझे बस इतना ही जानना है, बताओ जल्दी से भाई। नहीं आया तो फिर से दोबारा से देखना, एक बार और समझा देता हूं मैं। ठीक है, किचन का खाना समझ लो, खाना भाई खराब हो रहा है इसके अंदर। किसके अंदर, कौन सी प्रक्रिया के अंदर, तो अनावृत्तबीजी के अंदर। ठीक है, क्योंकि खाना ये पहले से बना देता है। मिटा दूं इसको मैं, बताइए मिटा दूं इसको? चलिए मिटा देता हूं सर। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है, हम लोग तो निषेचन विषेचन भाई देख लिए, अब टॉपिक है निषेचन पश्च घटना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, क्या है, निषेचन पश्च घटना। पोस्ट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, निषेचन पश्च घटना अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में क्या होता है भाई? हमने देखा सिंपल, इसके पहले देखो, जब निषेचन होगा तभी तो निषेचन के आगे घटना होगी। निषेचन पश्च घटना मतलब निषेचन के आगे की घटना है ना? बताओ, हमने देखा कि युग्मक निर्माण कैसे होता है, फिर देखा निषेचन कैसे होता है, परागण कैसे होता है, फिर निषेचन कैसे होता है। अब देखते हैं भाई निषेचन के बाद क्या होता है, कोशिकाएं कैसे बन जाती हैं। ठीक है, तो देखो,
निषेचन पश्च घटना में सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ, सबसे पहले यहाँ पे क्या बन रहा था? जब एक नरयुग्मक इससे मिल रहा तो क्या बन रहा था? भ्रूण बन रहा था ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भ्रूण का विकास कैसे होता है। ठीक है, निषेचन पश्च घटना में 3 इवेंट होते हैं। पहला है भ्रूण का विकास। भ्रूण के बाद क्या बनता है आप मुझे बताओ? भ्रूण बन रहा था सर, बन रहा था, आपने बोला जी भैया बन रहा था भ्रूण। भ्रूण के बाद क्या बन रहा था? तो बन रहा था भ्रूण पोष। क्या बन रहा था? भ्रूण पोष का विकास। भ्रूण पोष का विकास। अब भ्रूण पोष के बाद क्या बनेगा? तो भ्रूण पोष के बाद बनेगा बीज या फल भित्ति। क्या होगा? बीज या फल का निर्माण। ठीक है, समझो बिल्कुल सिंपल है यार, है ना। 3 इवेंट होते हैं, बीज व फल का निर्माण। मैं यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपनी नोट्स में बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख लेना, और नोट्स को आप लोग जरूर से मुझे इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना। मैं भी देख लेता हूँ, मेरा दिल बिल्कुल खुश हो जाता है कि यार मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर तभी तो मैं आपको इनाम दूंगा, ऐसे थोड़ी ना दूंगा। ठीक है, भ्रूण का विकास यानी कि डेवलपमेंट लिख लेना, इसको लिख दूं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, फिर डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, फिर फॉर्मेशन इसमें होगा, निर्माण हो रहा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। ठीक है, देखो सबसे पहले भाई भ्रूण बनेगा। क्या बनेगा? सबसे पहले एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ये भ्रूण पोष कैसे बनता है, भ्रूण पोष का विकास कैसे होता है, ये देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बीज व फल का निर्माण कैसे हो रहा है। तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग इसमें कर लीजिएगा, भ्रूण का विकास। इसको मिटा देता हूं, नीचे की हेडिंग है। ठीक है, बिल्कुल सजा के लिख लो नोट्स, बिल्कुल, है ना, जा करके दिखा देना। तुम लोग आगे चल के नीट वीट की तैयारी करोगे तो बहुत काम आ जाएगा तुम्हारे। ठीक है, हम देखते हैं कि जो भ्रूण होता है युग्मनज होता है। हमने देखा है कि देखो बिल्कुल सिंपल से समझो, यहाँ पे क्या होता है? युग्मनज होता है, जो बाद में किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है। और युग्मनज क्या होता है? तो युग्मनज 2n होता है, यानी कि जो भ्रूण होता है वो कैसा होता है? तो भ्रूण होता है बहु कोशिकीय। ठीक है, समझ गए? आप मुझे बताओगे भ्रूण का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, भ्रूण का अध्ययन, देखो अध्ययन है तो लॉजी लगा रहेगा, तो एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, भ्रूण का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है, हिंदी में कहलाता है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, इसके आगे लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन हैं, ठीक है, कौन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन माहेश्वरी हैं। ठीक है, लिख लेना, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है सर? तो पंचानन माहेश्वरी हैं। आगे चलें, अब उतरे भाई इसके अंदर, उतरे इसके अंदर थोड़ा सा चलें। देखो डायग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। हमने देखा एक कोशिका ये बनी जिसको भ्रूणपोष बोला, और एक नरयुग्मक यहाँ पे आकर के मिला, एक यहाँ पे। ठीक है, जो नरयुग्मक यहाँ पे आकर के मिलता है उसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जाइगोट। अब देखना, ये जो जाइगोट है ना सर, जाइगोट है, युग्मनज है, 2n है। जाइगोट के ऊपर, जाइगोट है भाई, तो क्या होगा? अपने ऊपर कवर चढ़ाएगा नहीं, कोई आकर के इसको मार देगा तो जाइगोट के ऊपर एक सेलुलोज की मोटी भित्ति बन जाती है। जाइगोट के ऊपर क्या होती है? सेल्यूलोज की
सेल्यूलोज की मोटी भित्ति बन जाती है। जो जाइगोट होता है उसके ऊपर एक सेल्यूलोज की मोटी भित्ति हो जाती है, तब हम इसको बोलते हैं निषक्तांड, है ना, निषक्तांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निषक्तांड। इंग्लिश में बोलेंगे ओस्पोर, ओस्पोर। यहां पे आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं कि देखो, ये आवृतबीजी के अंदर हो रहा था, किसके अंदर? डेवलपमेंट। भ्रूण हम लोग किसके अंदर देख रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं आवृतबीजी के अंदर, ठीक है। आवृतबीजी के अंदर हमने सेम टू सेम यही प्रक्रिया देखा, एक ये बनता है, एक ये बनता है, ठीक है। इसको हमने बोला ये क्या है, तो ये है यहाँ पे जिसको बोलते हैं भ्रूणपोष है, नीचे वाला क्या है? हमारा भ्रूण है, ठीक है। जो आवृतबीजी के अंदर, जो एंजियोस्पर्म के अंदर 2 बीजपत्री और 1 बीजपत्री दोनों चीज पाए जाते हैं, ठीक है। आवृतबीजी के अंदर 1 बीजपत्री भी होते हैं, 1 बीजपत्री पादप और 2 बीजपत्री। 1 बीजपत्री का मतलब क्या होता है? आप लोग मक्का देखे हो? मक्का, मक्का का जब बीज निकालोगे तो खाली एक ही ठो रहेगा, ऐसा नहीं कि उसको बीज के तोड़ के अलग कर दो, 2 हो जाए। होता है क्या? नहीं होता। मक्का। गेहूं देखे हो ना? गेहूं तो देखे ही होगे, नहीं देखे? आटा देखे होगे ना तुम लोग, गेहूं देखे नहीं होगे। गेहूं को अगर तोड़ोगे तो 2 नहीं हो पाएगा, उसमें एक लाइनिंग रहता है, ठीक है, रफे रहता है, लेकिन क्या होता है? वो 2 नहीं होगा, ठीक है। चावल देखे हो? चावल 2 नहीं होगा। तो ऐसे को बोलते हैं 1 बीजपत्री, जिसके अंदर केवल 1 बीजपत्र होता है। 2 बीजपत्री क्या होता है? मटर देखे हो? मटर, बताओ। मटर। चना देखे हो? चना। जो मटर होता है, मटर के ऊपर एक आवरण चढ़ा होता है, अंडाशय, जिसका आवरण अभी देखें, अंडाशय का आवरण। उस आवरण को आप हटाओगे तो उसके अंदर देखो 2 ठो बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। मटर की दाल बन जाएगी। चना होता है चना, चना का आवरण ऊपर से हटा दोगे, ब्लैक कलर का, ब्राउन कलर का होता है, हटाओगे 2 अंदर अलग अलग मिलेगा, चने की दाल बन जाएगी। अरहर देखियो? अरहर हटाओगे ऊपर से कवर, 2 बन जाएगी। लेकिन इसके अंदर 1 बीजपत्री के अंदर क्या होता है? कवर होता ही नहीं है, ठीक है, कोई कवर नहीं होता है, तो बहुत पतला होता है, ठीक है। समझ गए यहां तक? तो जो 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री के अंदर जो भ्रूण का प्रारंभिक अवस्था होती है, यानी कि 1 बीजपत्री और 2 बीजपत्री के अंदर जो भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था समान होती है, यह चीज समझ लेना, ठीक है। भ्रूण के विकास की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, बाद में बदल जाते हैं, लेकिन भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था समान होती है। ये चीज याद करना और ये चीज लिख लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो डाल करके आप लोग अब लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। यहीं पे मैं आपको एक बात और समझा देता हूं, विभाजन समझा देता हूं, ठीक है। विभाजन एक होता है अनुप्रस्थ विभाजन, जैसे ये सेल है, इसका भी करेंगे अनुप्रस्थ विभाजन, और एक होता है अनुदैर्ध्य विभाजन, ठीक है। तो अभी इन कोशिकाओं के अंदर जो युग्मनज है ना, युग्मनज के अंदर अभी विभाजन होगा, ठीक है। तो एक होता है अनुप्रस्थ विभाजन, एक होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि एक होता है ट्रांसवर्स विभाजन, ठीक है, ट्रांसवर्स डिवीजन, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल। जो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, ठीक है, तो वो ऐसे होता है, विभाजित हो जाएगा, एक कोशिका ऐसे बनेगी, एक कोशिका ऐसे बनेगी, बस। जो लॉन्गिट्यूडनल होता है वो ऐसे होता है, तो एक कोशिका ऐसे बनेगी और एक कोशिका ऐसे बनेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन, लिख लेना। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, ठीक है। समझना, ऐसे विभाजन होगा तो कैसे बनेगा? एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ट्रांसवर्स होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है।
लॉन्गिट्यूडनल ऐसे होगा ना, तो इसमें यार बिल्कुल जोड़ के ही तो बनेगा, है ना। वैसे भी सही है, लेकिन ये देखो ऐसे बनेगा ये, है ना, ये ऐसे बन रहा है ना, ये देखो कैसे बन रहा है समझना। तो देखो ये ऐसे बन रहा है, ये लंबा लंबा बनेगा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल में बनेगा ये, ठीक है, ये समझ गए ना। अब हम लोग पहले देखेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण कैसे होता है, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे के अंदर भ्रूण कैसे होता है। इसको मिटा दूं यहाँ से, इसको आप लोग लिख लेना, समझ लेना, ठीक है। यार देखो ये थोड़ा सा टॉपिक है कठिन, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि तुम लोग, मैं जितना यहाँ पे बोल रहा हूँ, जितना यहाँ पे लिख रहा हूँ, तुरंत अपने कॉपी में बनाते हुए चलो, तुरंत बनाते हुए चलो, लेट करना इच नहीं है, ठीक है। लेट मतलब अगर तुम करोगे लेट तो हो जाओगे बेटा, हो जाओगे तुम खराब, है ना, इसलिए लेट करना ही नहीं है ना, क्या नहीं करना, लेट नहीं करना है। इंक डाल लेते हैं अब हम लोग देखेंगे द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण विकास। भ्रूण विकास किसके अंदर देख रहे हैं, हेडिंग डाल लो, तो वो देख रहे हैं द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण विकास, ठीक है। अगर देखा जाए इसका अध्ययन कहाँ हुआ था, ठीक है, द्विबीजपत्री पौधे के अंदर जो भ्रूण विकास हो रहा है, इसका अध्ययन हो रहा था क्रूसीफेरी कुल के पौधे के अंदर, ठीक है। कौन से, तो जो क्रूसीफेरी कुल के पौधे हैं ना, ठीक है, क्रूसीफेरी कुल के पौधे के अंदर यही भ्रूण का विकास हो रहा था, ठीक है। कौन, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास हो रहा था, जैसे कैप्सेला हो गया, बर्सा हो गया, पेस्टोरिस हो गया, ठीक है। कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस, ठीक है, कैप्सेला, बर्सा, पेस्टोरिस, इसका अध्ययन हो रहा था। अब हम लोग शुरू करते हैं भाई कैसे होता है, ठीक है। इसको मिटा दें यहाँ पे, द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास, हेडिंग डाल के रख लो। अब मैं इसको पूरा मिटाने वाला हूं, ठीक है। हेडिंग डालो अपने अंदर, दिमाग में भी डाल लो, कॉपी में भी डाल लो, ठीक है। चलो, हमने देखा यहां पे बना है हमारा निषक्तांड। क्या बनता है, निषक्तांड, ठीक है, ये वाला युग्मनज से बना निषक्तांड बन गया। हम इसको अब युग्मनज या निषक्तांड दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसको भी मैं मिटा देता हूं, इसको भी बना लो। चलो, द्विबीजपत्री, अब आपकी हेडिंग क्या है, तो हेडिंग है द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूण का विकास, ठीक है। हमने देखा हमारे पास था युग्मनज, अभी यहां पे देखे हो ना, युग्मनज, जिसको हम लोग बोलते थे निषक्तांड। क्या बोलते थे, उसको बोलते थे निषक्तांड। जो युग्मनज है वो धीरे धीरे डेवलप करता है, ठीक है। युग्मनज क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करता है। हमको पता ये निभाग का भाग है, ठीक है, ये हम भ्रूण कोष बनाए हैं, ठीक है, भ्रूण कोष, सॉरी एम्ब्रियो सैक बनाए, ये निभाग का भाग है, ये बीजांड द्वार का भाग है। डेवलप करके जाहिर सी बात है दो बनाता है, एक बड़ी कोशिका होती है, एक छोटी कोशिका होती है। युग्मनज, बिल्कुल कुछ नहीं समझना सर, एक बड़ी कोशिका एक छोटी कोशिका होती, इतना समझ गए। जो बड़ी कोशिका होती है इसको आधार या निलंबक कोशिका बोलते हैं। इस बड़ी कोशिका को आधार या फिर निलंबक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। जो बड़ी कोशिका को आधार या निलंबक कोशिका बोलते हैं, और जो छोटी कोशिका होती है उसको भ्रूणी कोशिका या फिर अंतस्थ कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अंतस्थ लिख लेना, अंतस्थ या भ्रूणी कोशिका लिख लो भाई, साथ में लिखते चलो। अंतस्थ भ्रूणी कोशिका यानी कि एम्ब्रियोनिक सेल, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में लिखोगे तो लिख लेना एम्ब्रियोनिक सेल। आधार मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है। तो बेसल या सस्पेंसर सेल, निलंबक को बोलते हैं सस्पेंसर, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि अब ये कोशिका है भाई, हमको जाहिर सी बात है ये विभाजन करेंगी और बढ़ेंगी, 2 हैं तो 4 होंगी, 8 होंगी, 10 होंगी। अब हमको ये देखने को मिलता है कि ये जो भ्रूणी कोशिका हैं,
इनके अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होता है। भ्रूणी कोशिका के अंदर कौन सा विभाजन होता है? तो वो होता है अनुदैर्ध्य विभाजन। अब देखना, जो निलंबक कोशिका हैं उनके अंदर होता है अनुप्रस्थ विभाजन। विभाजन समझ गए थे ना? अनुदैर्ध्य क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबा लंबा कटेगा, ऐसे ऐसे लग जाएगा। अनुप्रस्थ क्या होगा? ट्रांसवर्स डिवीजन, नीचे नीचे करके ऐसे ऐसे लग जाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा, लॉन्गिट्यूडनल लंबा लंबा, इतना याद रखो, ठीक है। जो ये भाई देखो अंतस्थ कोशिका है, भ्रूणी कोशिका है। अब इसके हम लोग आगे देखते हैं। अब इस दो कोशिकाएं मिली। सबसे पहली कोशिका को अपन ने बोला भ्रूणी कोशिका, एम्ब्रियोनिक सेल बोला। इसके बाद की जो कोशिका है उसको बोला निलंबक, सस्पेंसर सेल, ठीक है। अब हमने देखा इसके अंदर हो रहा था अनुदैर्ध्य विभाजन, इसके अंदर हो रहा था अनुप्रस्थ विभाजन। इसको नीचे करके देखते हैं, ठीक है। ऊपर वाले के अंदर होगा अनुदैर्ध्य विभाजन। जब अनुदैर्ध्य विभाजन होगा तो इसका मतलब ये है कि कैसे कोशिकाएं होंगी इसकी, एक ऐसे होगी, एक ऐसे होगी। ये क्या है? तो ये अनुदैर्ध्य विभाजन है ना? बताइए, अनुदैर्ध्य विभाजन ऐसे ही तो लंबा लंबा हो रहा था। अनुप्रस्थ विभाजन कैसे हो रहा है? तो अनुप्रस्थ विभाजन होगा टी शेप का। कैसे होगा? टी शेप का, है ना? तो देखो, एक कोशिका ये बनेगी, एक कोशिका ये बनेगी, ठीक है। बताइए, अनुदैर्ध्य विभाजन हो रहा है जो लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है किस में? भ्रूणी कोशिका में। तो दो कोशिका बन गई, इसको बोला भ्रूणी कोशिका। लेकिन नीचे वाले को क्या बोला? वो है निलंबक कोशिका। बताइए यहां पे समझ में आया कि नहीं? बताइए, ये क्या है हमारी? तो ये भ्रूणी है कि नहीं? ये कैसी आकार ले ली? तो ये टी शेप का ले ली कि नहीं? बताइए, टी शेप ले ली। और ये कौन सी कोशिका है? तो ये निलंबक है या नहीं? बताइए मेरे को, निलंबक है या नहीं? तो आपने बताया जी भैया ये निलंबक है और ये भ्रूणी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इस जो भ्रूणी कोशिका जो टी शेप का बना ना, इसको बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलते हैं? प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, है ना? बोलते हैं प्राक भ्रूण। दिख रहा है कि नहीं? छोटा लिख रहा हूं लेकिन समझ लेना, इसको बोलते हैं प्राक भ्रूण। भ्रूण बोल तो रहा हूं मैं, ठीक है। जब ये भ्रूणी कोशिका है, अब इसमें होगा अनुदैर्ध्य विभाजन, फिर से होगा। कौन सा? तो इसमें होगा अनुदैर्ध्य विभाजन। या फिर विभाजन नहीं देखना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मत देखो, ठीक है, चलता है, ठीक है। भ्रूणी कोशिका के अंदर फिर होगा अनुदैर्ध्य विभाजन। जब भ्रूणी कोशिका के अंदर अनुदैर्ध्य विभाजन होगा और निलंबक कोशिका के अंदर फिर से अनुप्रस्थ विभाजन होगा। कौन सा विभाजन? तो ये जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों साथ में हो रहा है, लेकिन मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं बता देता हूं इसको ए नंबर पे, बी नंबर पे इसको बता दूंगा, लेकिन ये मत समझना ये दोनों साथ में हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, भ्रूणी कोशिका को सबसे पहले हम बना देते हैं, ब्लू कलर से बनाएंगे तो आप समझ जाना भ्रूणी कोशिका, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन हुआ इसके अंदर, निलंबक के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन लगातार हो रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? कई कोशिकाएं बनेंगी, ठीक है। कई कोशिकाएं 2 से 4 बनी, 4 से 8 से 10 बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बताइए, बिल्कुल सिंपल यार, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ समझने की बात नहीं है। कोशिकाएं विभाजित होती हैं, जाहिर सी बात है ना। सबके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है, वैसे आपके अंदर भी हो गया, आप भी इतने बड़े हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कौन सा भाग है? तो हमने देखा कि ये भाग है निलंबक, है ना। ये मार्कर बहुत डल चल रहा है, ठीक है। ये भाग है निलंबक, ठीक है। अब हम इसको निचला करके मानते हैं, नीचे करके मानते हैं, तो ये भाग हम मानेंगे होगा शीर्ष, ऊपरी भाग इसको उल्टा कर देते, ठीक है। और ये होगा निचला भाग। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है कि जो शीर्ष कोशिका होती है और निचली कोशिका होती है, ठीक है। जो निलंबक होता है इसमें शीर्ष कोशिका जो होती है उसको बोलते हैं शीर्षस्थ कोशिका, ठीक है। शीर्षस्थ कोशिका, ठीक है। ये तो हुआ, हमको पता ही क्या है, ये निलंबक है। ऊपर क्या है? वो है भ्रूणी कोशिका, ठीक है। जो शीर्षस्थ कोशिका का जो ऊपरी वाला जो कोशिका होती है, ठीक है, निचली कोशिका, सॉरी निचली जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं आधा स्फीतिका। इस कोशिका को क्या बोलते हैं? इस कोशिका को बोलते हैं आधा स्फीतिका, ठीक है।
तो इस कोशिका को क्या बोलते हैं? तो इस कोशिका को बोलते हैं आधा स्फीतिका, इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोसिस सेल। कौन सी सेल? तो इसको बोलेंगे हाइपोसिस सेल। ठीक है। नीचे कौन सी कोशिका है? तो नीचे है शीर्षस्थ कोशिका। ठीक है। शीर्षस्थ कोशिका को बोलते हैं चूषण कोशिका। इस कोशिका को बोलते हैं चूषण कोशिका, या फिर इसको बोलते हैं पुटिका कोशिका, वेसिकुलर सेल बोलेंगे या फिर हॉस्टोरियल सेल बोलेंगे। ठीक है, या फिर बोलेंगे उसको हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, चूषण कोशिका। चूषण कोशिका क्या करती है? मैं एक बात आपको मैं यहाँ पे समझा दूं। देखो, ये किसके अंदर हो रहा है? तो ये हो रहा है भ्रूण कोश के अंदर, और हमको एक बात ये पता है कि भ्रूण कोश के बाहर वाले भाग को बोलते हैं बीजांड काय। समझना, बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? बीजांड काय। बिल्कुल सिंपल है भाई, बीजांड काय बोलते हैं। ठीक है, देखो जो बीजांड काय, जाहिर सी बात है बीजांड काय के पास पोषण होता है, पोषण तो होगा इसके पास। जो चूषण कोशिका होती हैं वो बीजांड काय से पोषण को चूस करके कहाँ पर पहुँचा देती हैं? तो वो पहुँचा देती हैं ऊपर। इसमें पोषण चूसेगा, ऊपर 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 पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँचा देगा पोषण। ठीक है, कहाँ पहुँचा देगा? यहाँ पे। तो जो पोषण कोशिका से जो पोषण होता है वो चूषण कोशिका चूस करके ऊपर पहुँचा देती हैं। इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है अरंड में। ठीक है, अरंड के अंदर क्या होता है? तो अरंड के अंदर चूषण कोशिकाएं ऐसे ही पोषण को चूस करके ऊपर पहुंचा देती हैं। ठीक है, जब चूस करके इस बीजांड काय को पहुंचा देंगे तो पहले बीजांड काय फूला हुआ होता है, आप लोगों ने देखा है यहाँ पे चित्र, तो चित्र आप देख सकते हैं, बीजांड काय फूला हुआ था, लेकिन बाद में वही बीजांड काय क्या होता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, कभी कभी तो पूरा चूस डालती हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा बच जाता है। अब जो बीजांड काय बच जाता है उसको बोलते हैं परिभ्रूण कोश। ठीक है, पेरिस्पर्म। बचे बीजांड काय को बोलते हैं परिभ्रूण कोश, पेरिस्पर्म। ठीक है, पेरिस्पर्म बोलते 4 कोशिका बनी। पहले आधा स्फीतिका। आधा स्फीतिका का काम क्या होता है? तो आधा स्फीतिका जो होती है वो विभाजित होकर के मूलांकुर का शीर्ष भाग या फिर मूल गोप का निर्माण करती है ना। मूलांकुर का क्या करती हैं? तो मूलांकुर का शीर्ष भाग तथा मूल गोप का निर्माण करती है। कौन सी? आधा स्फीतिका कोशिका मूलांकुर का शीर्ष भाग का निर्माण करते हैं या फिर मूल गोप का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखो ये निलंबक क्या करता है? ठीक है, तो जो निलंबक होता है ना वो बीजांड काय से भोजन ग्रहण कर भ्रूण को पोषण देता है। लिख लो इसको, निलंबक क्या करता है? तो बीजांड काय से भोजन कहाँ से आ रहा है? चूषण कोशिका इसके पास भेज रही है ना। बीजांड काय से भोजन ग्रहण कर भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, क्या करता है? बीजांड काय से भोजन को ग्रहण कर लेता है, भ्रूण को, ये जो ऊपर भ्रूण बन रहा है ना उसको पोषण दे देता है। ठीक है, जब ये मतलब थोड़ा सा बीजांड काय खत्म हो जाता है तो उसको बोलते हैं परिभ्रूण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये याद रखना। इसके बाद क्या होता है? यहाँ पे अब आपका खत्म होता है। ठीक है, अब फिर क्या होगा? अब ये निचली वाली कोशिका में तो विभाजन हो गया भाई, अब ऊपरी वाली कोशिका में विभाजन देखते हैं। निलंबक में विभाजन तो हमने देख लिया, ठीक है, ए नंबर पे, है ना। अब हम लोग देखते हैं कि भ्रूणी कोशिका के अंदर किस प्रकार से विभाजन होता है और उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए, भ्रूणी कोशिका है भाई, तो इनके अंदर कौन सा विभाजन हुआ? अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य अगर होगा तो फिर से ये 4 बन जाएंगी। कौन से? ये ऊपर वाली कोशिका बनेंगी 1 2 3 4। फिर नीचे वाली कोशिकाएं सीधी बनती रहेंगी 9। ठीक है, ये जो यहाँ पे 4 बन जाती हैं जब, इसके बाद तो इसको तो हमने बोल दिया भैया निलंबक की कोशिकाएं बन रही हैं। ठीक है, चूषण कोशिकाएं। इसको जब अनुप्रस्थ विभाजन होने के बाद भ्रूणी कोशिकाएं बन जाती तो उसको बोलते हैं चतुर्थांश भ्रूण। ये याद रखना।
तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे चतुर्थांश भ्रूण, क्योंकि अब भ्रूण में विभाजन हो रहा है, ठीक है। और ये दोनों चीज साथ साथ होता है, ये समझ लो, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब चतुर्थांश भ्रूण होता है तो फिर इसके अंदर होता है, अनुदैर्घ्य विभाजन हो रहा था, लेकिन अब इसके अंदर होता है अनुप्रस्थ विभाजन। यही जो भ्रूण कोशिका है, अब इसके अंदर होगा अनुप्रस्थ विभाजन, ठीक है। कोशिकाएं विभाजित करती हैं, जब इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो लॉन्गिट्यूडिनल होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स होगा, ट्रांसवर्स होगा तो इसके ऊपर कोशिकाएं अब चढ़ेंगी। अब देखना 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4 ऐसे। ये कौन सी कोशिकाएं हैं, तो ये सर भ्रूण कोशिकाएं, याद रखना। फिर यहाँ से नीचे वाली कोशिकाएं शुरू हो गई, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बताओ बताओ, यहाँ तक समझ में आया। इस अवस्था को बोलते हैं, यहाँ पे देखो 4 4 8 है, तो इस अवस्था को बोलते हैं अष्टम अवस्था, ठीक है। अष्टम अवस्था बोलते हैं, ऑक्टेन फेज बोलते हैं, इसको लिख लेना, ऑक्टेन फेज, ठीक है। इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग इसको बनाए हो भाई साहब, बहुत सिंपल है, वास्तव में कह रहा हूँ बहुत सिंपल है, एक बार में अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ऑक्टेन फेज आई, अष्टम अवस्था आई। भैया दरवाजा ढक लीजिएगा थोड़ा सा, इधर का भी और इधर का भी, सुनाई जा रहा है शायद, है ना। तो देखो जो अष्टम अवस्था है, इसको तो हम जानते हैं ये क्या है, ये ऊपर वाली कोशिका, तो इसको बोलते हैं अधा स्फीतिका, ठीक है। क्या बोलते हैं, अधा स्फीतिका बोलते हैं। जो अधा स्फीतिका के जो ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं, समझना, जो अधा स्फीतिका के ऊपर वाली कोशिकाएं होती हैं उसको अधराधर कोशिका बोलते हैं, यानी कि इस कोशिका को बोलेंगे अधराधर कोशिका। लिख लो जल्दी से लिख लो कॉपी में, ठीक है। अधराधर कोशिका बोलते हैं, ठीक है। अब जब अधराधर के ऊपर भी कुछ कोशिकाएं हैं उसको बोलते हैं अध्याधर कोशिका। क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं अध्याधर कोशिका। ये हुआ अधराधर कोशिका, वो हुआ अध्याधर कोशिका, ठीक है। जो अधराधर कोशिका होते हैं उसको बोलते हैं हाइपोबेसल सेल, और इसको बोलते हैं एपीबेसल, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोबेसल, इसको बोलते हैं एपीबेसल सेल, ठीक है। हाइपोबेसल और एपीबेसल ये कौन सी कोशिका के भाग हैं, भ्रूण कोशिका के भाग हैं, इसको बोलते हैं अष्टम अवस्था बोलते हैं। अब देखते हैं कि जो हाइपोबेसल सेल और एपीबेसल सेल, इन दोनों का काम क्या होता है भाई, है ना। देखना तो पड़ेगा, बिना देखे काम चलेगा नहीं, इतना कठिन टॉपिक नहीं है, फिर से बता रहा हूँ यार, ठीक है। एक एक चीज़ समझ लो, यहाँ से कोशिका विभाजन बस हो रहा है, बस इन्हीं का नाम याद करना है। इसको हमने बोल दिया, ये निचले भाग को बोला कोशिका, आधा स्फीतिका बोल दिया, इसका ये चूसड़ कोशिका, कुछ भी मतलब बड़ा टॉपिक इतना है ही नहीं है, ठीक है। जितना आप लोग समझ रहे हो कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बिल्कुल सिंपल है ये, ठीक है। अधराधर कोशिका, अब अगर इनके कार्य देखेंगे तो अधराधर कोशिका क्या करती है, देखना, मूलांकुर अधोबीजपत्र का निर्माण करती है। कौन, अध्याधर कोशिका क्या करती है, सॉरी अधराधर कोशिका मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण, मूलांकुर और लिख लेना अधोबीज पत्र का निर्माण, ये चीज लिख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि अधराधर कोशिका का काम क्या होता है, तो ये प्लूम्यूल्स और कॉटिलेडॉन का निर्माण करती है, ठीक है। प्लूम्यूल्स और कॉटिलेडॉन का निर्माण करती है, किसका, प्लूम्यूल्स और कॉटिलेडॉन का निर्माण करती है। और जो अधराधर कोशिकाएं होती हैं, सॉरी अध्याधर कोशिकाएं होती हैं, वो प्रांकुर और अधोबीजपत्र है ना यार, रेडिकल और हाइपोकैटिलेडॉन है, ठीक है। रेडिकल है ये, रेडिकल और हाइपोकॉटिलेडॉन, हाइपोकॉटिलेडॉन नहीं है इसमें, हाइपोकॉटिल, रेडिकल, मूलांकुर को बोलते हैं रेडिकल। वही तो मैं कह रहा था यार, कुछ दिक्कत इसमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इधर जो है
मूलांकुर और अधोबीजपत्र का निर्माण, और इधर प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण होता है कौन? अध्याधर कोशिका में। किसका? प्रांकुर और बीजपत्र का निर्माण। ठीक है, जो प्रांकुर होगा इसको बोलेंगे प्यूमुल्स और बीजपत्र को बोलेंगे कॉटिलेडॉन। प्ल्यूमुल्स और कॉटिलेडॉन, ये इंपॉर्टेंट है, था और हमेशा रहेगा। ठीक है, ये दोनों चीज ये याद रखना। इसके ऊपर अधा स्फीतिका के कोशिका के ऊपर पाई जाती हैं अधराधर कोशिकाएं। इस अवस्था को बोलते हैं अष्टम अवस्था बोलते हैं। ठीक है, अध्याधर कोशिकाएं एपीबेसल सेल होती हैं और हाइपोबेसल सेल होती हैं। जो इसमें काम होता है, इसका काम होता है मूलांकुर यानी कि रेडिकल और हाइपोकॉटिल का निर्माण करती हैं, और ये प्ल्यूम्यूल्स और कॉटिलेडॉन का निर्माण करती हैं। ये चीज़ आप बताओ, यहाँ तक क्लियर है या फिर नहीं? बताओ। अब ये 8 कोशिकीय अवस्था है, अष्टम अवस्था है। अब ये 16वीं अवस्था में जाके 8 दूनी 16 होगा, है ना, 16 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनेगा। तो अब ये जो है ना अध्याधर कोशिकाएं, अब ये अध्याधर कोशिकाएं अपने ऊपर एक कवर चढ़ाती हैं, है ना, लेयर। ये लेयर ज़्यादा चढ़ा दी है, मुझे लगता है अपन ने ज़्यादा बड़ी लेयर चढ़ा दिया है ना, छोटी करते हैं। तो इसको यहाँ पे समझो, फिर ये देखते हैं ये अष्टम अवस्था से किस प्रकार से आगे की तरफ ग्रोथ करते हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो इसको लिख लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, लेकिन अगर लिखते चलोगे तो बहुत बड़ी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन इस चीज़ को याद रखना, अधराधर कोशिकाएं, अध्याधर कोशिकाएं, ये याद रखना। ठीक है, सिंपल है भाई। 2 कोशिकाएं थी, टी शेप में आई भ्रूणी अवस्था, फिर टी शेप में एक निलंबक, ऊपर क्या हुआ? भ्रूणी कोशिका फिर विभाजन करते चतुर्थांश बना, चतुर्थांश भ्रूण बनाता है, फिर अष्टम अवस्था बनती है अधराधर कोशिकाएं, अध्याधर कोशिकाएं। अब यही अधराधर और अध्याधर कोशिकाएं मिल करके त्वचा जन स्तर का निर्माण कर लेती हैं, डर्मेटोजेन लेयर का निर्माण कर लेती हैं। अब इसको मैं मिटाता हूं, यहां तक याद रखना, उसको अपने कॉपी में बना लो, अभी समझ में आएगा। है ना, चतुर्थांश भ्रूण, तो देखो छिपकली थी छोटी सी, है ना। अब यहाँ पे 16 कोशिकीय अवस्था, जब इसकी 16 कोशिकीय अवस्था में, फिर से कह रहा हूं इतना कठिन नहीं है ये। ठीक है, बिल्कुल सिंपल यार, हंसते हंसते पढ़ो, समझ में आ जाएगा। वक्त दो, समय दो यार, किसी भी चीज़ के लिए। तुम अगर कहीं भी जाओगे, टहलोगे, घूमेगे, कुछ भी करोगे ना, तुम्हारे लिए वक्त लगेगा, समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए समय बहुत ज़रूरी होता है, और समय देकर के पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। 16वीं अवस्था के अंदर क्या होता है कि ये जो अध्याधर कोशिका, जो अधराधर कोशिकाएं होती है, ये अपने आप को विभाजन करती हैं और नीचे ये निलंबक बनता जाता है। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नीचे वाला हुआ 10 निलंबक। ठीक है, ये क्या हुआ? तो ये निलंबक हुआ। ये अध्याधर कोशिकाएं और अधराधर कोशिकाएं, अष्टम अवस्था थी, ये 16वीं कोशिकीय अवस्था है। तो जाहिर सी बात है इसके अंदर क्या होगा, ये देखो, ये छोटा बना रहा हूँ मैं, 16 कोशिका बस बनानी है इसके अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, ये देखो 16 कोशिकाएं हुई। ये जो 16 कोशिकाएं बनती है ना, ये जो कोशिका का एक आवरण बन गया ना, इसको बोलते हैं त्वचा जन स्तर। त्वचा जन स्तर बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको डर्मेटोजेन लेयर। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? बोलेंगे डर्मेटोजेन लेयर। ठीक है, अब देखो इस भ्रूण को क्या बोलेंगे? तो इस भ्रूण को बोलेंगे वार्तुल भ्रूण। याद रखना, क्या बोलेंगे? तो इस भ्रूण को बोलेंगे वार्तुल भ्रूण। ठीक है, वार्तुल भ्रूण यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जो वार्तुल्य भ्रूण है,
वार्तुल्य भ्रूण बाहर से बात है, त्वचा जन स्तर बना, ये अपने आप को विभाजन करेगा। ठीक है, विभाजन करने के बाद क्या बनाएगा, ये अनुप्रस्थ विभाजन होगा, अनुदैर्घ्य विभाजन होगा, यानी कि इसके अंदर त्वचा जन स्तर, इसके अंदर फिर से विभाजन होगा। याद रखना, जब इसके अंदर विभाजन होगा तो फिर दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, उसमें से पहली कोशिका होगी केंद्रीय रंभजन कोशिका। कौन सी? केंद्रीय रंभजन, लिख लेना, केंद्रीय रंभजन। और द्वितीय कोशिका होगी, वो होगी मध्य वल्कुट जन। ठीक है, मध्य वल्कुट जन। मध्य वल्कुट जन कोशिका। ठीक है, केंद्रीय रंभजन कोशिका रंभ का निर्माण करती है। ठीक है, स्टेल का निर्माण करती है। पूछा जाए कार्य क्या होता है, तो ये रंभ का निर्माण करती है और ये वल्कुट कॉर्टेन का निर्माण करती है। वल्कुट यानी कि कॉर्टेन का निर्माण करती है। इसमें मैं इंक डाल लूं। ठीक है, बताओ भाई, दोनों कोशिकाएं अध्याधर और अधराधर कोशिकाएं दोनों अपने आप को विभाजित करती हैं और चीज बनाती हैं। भाई सोच लो, मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लूं क्या थोड़ा सा? एक सेकंड, तब तक इतना देख लो, समझ लो भाई। फिर से वही बात कह रहा हूं, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये वार्तिल भ्रूण क्या करता है। अब इस भ्रूण को नीचे बनाते हैं थोड़ा सा, फिर भाई इस भ्रूण के अंदर विभाजन होता है। ठीक है, अब इसको यहां पे समझ लेना अपना, ये चूषण कोशिका है लास्ट में। ठीक है, वार्तिल भ्रूण के अंदर फिर वाई कोशिका विभाजन होता है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे कोशिकाएं क्या हो रही हैं, तो कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही हैं। जब कोशिकाएं लगातार विभाजित हो रही हैं तो ये क्या बन गया, ये बन रहा है अब भ्रूण। ठीक है, क्या बन रहा है? भ्रूण। इसको बोलेंगे हम ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, गोलाकार भ्रूण। गोलाकार भ्रूण, ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, गोलाकार भ्रूण। अब ये गोलाकार भ्रूण के अंदर फिर आपको पता है वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। जब ये वृद्धि होगी ना इसके अंदर, तो भाई ये दिल शेप बना लेगा। क्या बना लेगा? दिल शेप। देखो खुश हो गए, आधे तो बिल्कुल उछल पड़े होंगे। दिल, वाह क्या बात है, मतलब तुम लोग बेटा बहुत जमाने के है ना, सुधर जाओ है ना। दिल शेप बनाएगा, जब दिल शेप बनाएगा तो भाई इसके अंदर फिर कोशिकाएं विभाजित होंगी। बनाओ इसके अंदर कोशिकाएं। कोई ऐसी खुराफात करके नहीं बनाएगा, सब लोग सही सही बनाएंगे कोशिकाएं। ठीक है, इसको बना करके सभी लोग भेजेंगे। ये देखो, अब मैं पागल नहीं हूँ जो मैं बनाता रहता हूँ, तुम लोग बस मजे लेते रहो। तो यार मजे ना लो, जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से जाकर लाइक कर दो। वैसे पता है यार तुम लोग करोगे नहीं क्योंकि तुम लोग हो इसको बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को बोलते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक है, हृदयाकार भ्रूण। जब ये हृदयाकार भ्रूण बनता है तो फिर ये वृद्धि करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, तुमने बोला। अब कोशिकाएं हैं तो वृद्धि करेंगी ना। जब कोशिकाएं वृद्धि करेंगी तो ये बनाएगा टॉर्पीडो शेप का। इसको मिटा दूं? चलो सुनना, ये इतना ज़्यादा ये वृद्धि कर जाता है भाई, कभी कभी तो मैं ही परेशान हो जाता हूँ। ये कितना ये वृद्धि कर रहा, ये वृद्धि करके बनाएगा, ये देखो ये बना लिया आप टॉर्पीडो शेप का। चलो कोशिकाएं भरो इसके अंदर। कोशिकाएं विभाजित हुई ना भैया, और ढेर सारी कोशिकाएं आ गई।
ये देखो, ये देखो। कुछ बोलते रहो यार, तुम ही लोग कुछ चिल्लाते रहो आसपास। शांत हो गए, मज़ा नहीं आ रहा है ना, हमेशा तो मैं ही चिल्लाता हूँ। कभी कभी तुम लोग स्कूल कॉलेज में चिल्लाते होगे ना, पहले जब हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, बहुत चिल्लाया करते थे। फिर टीचर आता था, बहु मारता था बेटा, घसीट घसीट के मारता था, बोले इधर आ, तू ही चिल्लाया ना, सबको मारता था बहुत। तो उसको बोलते थे, इसको बोला हमने टॉर्पीडो शेप, ठीक है, टॉर्पीडो शेप एम्ब्रियो। ये किस प्रकार का एम्ब्रियो है? तो ये बना भैया टॉर्पीडो शेप एम्ब्रियो। टॉर्पीडो शेप एम्ब्रियो में देखा भाई, दो तरफ ये विभाजित हो गया, तो इन दोनों को बोला हमने कॉटिलेडॉन सेल यानी कि बीजपत्र कोशिका। इन कोशिका को हम बोलते हैं बीजपत्र कोशिका यानी कि कॉटिलेडॉन सेल, ठीक है। बिल्कुल अब समझ, बिल्कुल अंतिम में आ गए हैं, ठीक है, अंतिम पड़ाव है ये क्या है? तो ये है कॉटिलेडॉन सेल, ठीक है। कॉटिलेडॉन सेल में हमको प्रांकुर भी दिख रहे हैं, मूलांकुर भी दिख रहे हैं। इस जगह जो जहाँ पे ये मतलब दोनों भाग बीच में होता है, इसको बोलते हैं प्रांकुर, और नीचे वाले यहाँ पे भाग को बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। ब्लैक से कर दूँ, ये है एक, इसको बोला हमने प्रांकुर और इसको हमने बोला मूलांकुर, ठीक है। इसको क्या बोला? तो उसको बोला प्रांकुर और इसको बोला हमने मूलांकुर, ठीक है। टॉर्पीडो शेप था। अब देखो इसके आगे बिल्कुल ख़त्म हो गया ये, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं यार, अब तुम पूरा इसमें समझ चुके हो। अब मैं देखो बता दूं तुमको, एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है और यहाँ पे ये देखो डायग्राम दिख रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी का बुक खोल सकते हो, 36 पेज नंबर पर है, ठीक है। देखो ये गोलाकार भ्रूण दिख रहा है, ये गोलाकार है अपन का, ये एक कोशिका इसके अंदर है, भ्रूण के अंदर, ठीक है, बनाए दे रहा हूँ, देख लो, ठीक है। ये भ्रूण के अंदर रेड कोशिका दिख रहा है। इसके बाद देखो ये हृदयाकार भ्रूण है, हृदयाकार भ्रूण को जस्ट उल्टा कर दिया है, ठीक है। ये जो नीचे वाला भ्रूण है इसको बोलते हैं निलंबक, ठीक है, इसको बोलते हैं निलंबक। इसको इसमें उल्टा बनाया, देख लेना, कंफ्यूज मत होना, इसको इसमें उल्टा बनाया। इसके बाद 2 नंबर में है कि ये देखिए, इसके बाद हृदयाकार भ्रूण के बाद बना हमारा टॉर्पीडो शेप, और टॉर्पीडो शेप के बाद ये भ्रूण बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि बिल्कुल द्विबीजपत्री भ्रूण बिल्कुल अच्छे तरीके से बन गया, ठीक है। देखो कैसे बनता है, देख लेता हूँ भैया, एक ऐसे करके बनेगा, ये गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ठीक है। अब इसके अंदर, पूरे के अंदर कोशिकाएं भरी पड़ी हैं, ये देख लो, समझ लो, ठीक है। समझना, बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। पूरे के अंदर क्या है? तो पूरे के अंदर देखो ये कोशिकाएं भरी पड़ी हैं, ये देखो, ये कोशिकाएं हैं भाई, ठीक है। विभाजन हुआ भाई, बना हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बताओ बढ़ेगा तो वही है, बिल्कुल जाहिर सी बात है बढ़ेगा। जब ये बढ़ता है तो देखो इसके नीचे ये यहाँ पे ये जो बनता है इसको बोलते हैं मूल गोप। ये नीचे बना दिया, मूल गोप का निर्माण कर देता है, जिसको रूट कैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रूट कैप के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखो, इस भाग को बोलते हैं मूलांकुर। इस भाग को क्या बोला हमने? तो इस भाग को हमने बोला मूलांकुर। क्या बोला? तो इस भाग को हमने बोला मूलांकुर, ठीक है। रेडिकल्स, रेडिकल्स क्या करता है? रेडिकल्स को अगर देखा जाए, रेडिकल्स क्या करता है,
तो रेडिकल्स जड़ तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, बीज होगा ना, बीज द्विबीजपत्री पादप के अंदर ये वो हो रहा है तो जड़ तंत्र का निर्माण करेगा कौन? मूलांकुर। रेडिकल्स क्या करेगा? जड़ तंत्र का निर्माण करेगा, याद रखना। ठीक है, छोटा सा पॉइंट है लेकिन कभी कभी छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं। इसके बाद आता है, इसको बोलते हैं अधोबीजपत्र। ये यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसको हमने बोला, लिख लो यहीं पर, आप लोगों के बीच में जगह होगी तो वहां पे लिख सकते हो। इसको हमने बोला ये क्या है? तो ये है अधोबीजपत्र। इसके ऊपर के भाग पर जाओगे तो ये जो यहाँ पे इस भाग होगा ना, मुड़ा हुआ भाग, जहाँ पे दो के जो मध्य का भाग होगा, इसको बोलेंगे प्रांकुर। मूलांकुर तो हमने देख लिया है, तो ये है हमारा प्रांकुर। ठीक है, प्लूमूल्स। प्लूमूल्स क्या करता है? तो प्रांकुर करता है तने का निर्माण, है ना। प्रांकुर क्या करता है? प्लूमूल्स। प्रांकुर क्या करता है? तो प्रांकुर तने का निर्माण करता है, और तने के निर्माण करने के बाद भाई एक बीजपत्र हमको ये मिल गया, दूसरा बीजपत्र हमको ये मिल गया, तो हमको क्या मिल गया? हमको बीज पत्र भी मिल गया। क्या मिल गया सर? तो हमें बीज पत्र भी मिल गया। ठीक है, बीज पत्र के साथ एक होता है बीज पत्रोपरिक, है ना, एपिकॉटिल। तो ये जो यहाँ का भाग होता है, शीर्ष का भाग, ठीक है, इसको बोलते हैं बीज पत्रोपरिक। ठीक है, एपिकॉटिल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एपिकॉटिल बोलते हैं, बीज पत्रोपरिक बोलते हैं। बीज पत्रोपरिक हमें मिल गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया है? इसको हम देखते हैं, यदि ये क्या है तो ये हो गया एक परिपक्व भ्रूण। किसका परिपक्व भ्रूण है? तो वो है द्विबीजपत्री पौधे का एक परिपक्व भ्रूण मिल गया। कैसा? ऐसा होता है। बताओ समझ में आया या फिर नहीं? बिल्कुल सिंपल है यार, कुछ करना ही नहीं है हमको। ठीक है, भ्रूण है तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। लिखने का क्या सीन है? जब युग्मनज का निर्माण होता है, इसके आगे देखो इसमें लिखा क्या है कि भ्रूण कोश या पुटी के बीजांड द्वार सिरे पर विकसित होता है। बिल्कुल सही, बीजांड द्वार सिरे पर ही विकसित होगा। ये जो पुटी जो होगी, पुटी मतलब बीजांड काय, बीजांड द्वार सिरे पर विकसित होता है जहां पर युग्मनज स्थित होता है। ठीक है, हमने देखा युग्मनज था, फिर युग्मनज, अधिकतर युग्मनज तब विभाजित हो जाते हैं जब वहां पर भ्रूणपोष विकसित होता है। हम देखते हैं इधर से युग्मनज विभाजित होता है, उधर से भ्रूणपोष भी विभाजित होता है। यह इस प्रकार का अनुकूलन होता है ताकि विकासशील भ्रूण को सुनिश्चित पोषण मिल सके। ठीक है, युग्मनज भी बढ़ रहा है और भ्रूणपोष भी बढ़ रहा है ताकि युग्मनज को खाना भ्रूणपोष दे रहा हो। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो क्या होता है भ्रूणपोष। यद्यपि बीज में व्यापक भिन्नता होती है, भ्रूण विकास, भ्रूणोद्भव की प्रारंभिक चरण एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री दोनों में ही समान होती है। ठीक है, जो भ्रूण की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, भ्रूण के विकास की प्रारंभिक अवस्था हो, चाहे एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, दोनों में समान होता है। ये चीज समझ लेना। ठीक, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि युग्मनज प्राक के भ्रूण। ठीक है, जब युग्मनज क्या करता है, युग्मनज से निलंबन कोशिकाएं बनती है, प्राक भ्रूण बनता है। ठीक है, प्राक भ्रूण बनने के बाद निलंबन कोशिकाएं बड़ी होती, 4 कोशिकाएं बनाती हैं। ठीक है, नीचे वाली को चूसक बोलते, चूस के ऊपर पहुंचा देता है, अध्यावरण कोशिका बनता है। फिर जो भ्रूण कोशिका होती है वो विभाजित होती, चतुष्ट बनाती हैं। ठीक है, चतुष्ट के बाद वो अष्टम बनाते हैं। ठीक है, अष्टम के बाद वो 16वीं कोशिका बनाती है। देखिए कोशिका विभाजन हो रहा है। इसके बाद इसके केंद्रीय रंभ का निर्माण करता है, मध्य वल्कुट का निर्माण करता है। इसके बाद हर्ट सिरेप एम्ब्रियो बनता है, फिर परिपक्व भ्रूण जाकर के बन जाता है। ये आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल से साफ साफ लिख रखा है। आप लोग पेज नंबर 37 को लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे कि एक प्रारूपी, ठीक है, द्विबीजपत्री भ्रूण में एक अक्ष भ्रूण तथा 2 बीजपत्र सहमत होते हैं, समाहित होते हैं। बीजपत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकॉटिल बीजपत्रोपरिक होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये एक बीजपत्र की प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं एपिकॉटिल बीजपत्रोपरिक। इसके अंदर प्रोटीन होती है। ठीक है, इसके अंदर बीज के पत्र के ऊपर, ठीक है, बीजपत्र के स्तर के ऊपर एक क्या होती है, भ्रूणीय अक्ष की प्रोटीन एपिकॉटिल बीजपत्रोपरिक होती है, जो प्रांकुर तथा स्तंभ सिरे पर प्रायः समाप्त होती है।
प्रांकुर और स्तंभ सिरा है ना ऊपर वाला, स्तंभ सिरे पर समाप्त होती है। बीज पत्राधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है जो कि मूलांत सिरा या मूलज के शीर्षास्त्र पर समाप्त होती है। यह मूल शीर्ष एक ढक्कन द्वारा आवृत होता है जिसे मूल गोप कहते हैं। ये एक ढक्कन लगा होता है जिसको मूल गोप कहते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, अब आता है भैया एक बीजपत्र भ्रूण, केवल एक बीजपत्र होता है। हाँ, अब हम लोग देखने वाले, ये था द्विबीजपत्री का भ्रूण देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे एक बीजपत्र का भ्रूण कैसे होता है, कैसे बनता है। बोर हो गए क्या, बताइए, बोर हो गए क्या? मेहनत करना। चलो एक शायरी सुना देता हूँ यार, इसी बात पर। अब तुम लोग बोर हो गए हो तो एक शायरी हो जाए, एक धमाकेदार शायरी हो जाए, उसके बाद क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यार तुम लोगों के लिए शायरी तो मैं बिल्कुल जहर लेकर के आता हूँ, ठीक है? ढूंढना पड़ेगा। फिर से वही पुरानी शायरी सुना दूं क्या यार, जो मैं हमेशा सुनाता रहता हूँ? हाँ? चलो शायरी सुनो, बिल्कुल धाकड़ वाली शायरी सुनाने वाला हूँ, बिल्कुल दिल थाम के बैठना यार, कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए तुमको। कि लड़कियां आग लगाती हैं मेकअप के बाद, कि लड़कियां आग लगाती हैं मेकअप के बाद और लड़के आग लगाते हैं ब्रेकअप के बाद। वाह वाह कौन बोलेगा, ताली कौन बजाएगा यार? बजाओ ताली, जल्दी से ताली वाली बजाओ। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं एक बीजपत्री। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसा होता है। ठीक है, किसका विकास? तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। ठीक है, इसको आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। क्या डालेंगे? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो मोनोकॉट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मोनोकॉट। मोनोकॉट का मतलब होता है एक बीजपत्री, जिसके अंदर केवल एक बीजपत्र होता है। मैं थोड़ा सा इंक डाल लूँ, फिर हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जैसे द्विबीजपत्री था बिल्कुल वही है एक बीजपत्री। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल बदला है, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं हो गई है। ठीक है, कि समझने में आपको दिक्कत आएगी, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हो गई हैं इसमें भी। अबे आपको दिखाते हैं, ये पड़ गई इंक भैया। चलिए, हमने देखा था कि निषक्तांड बना था। ठीक है, युग्मनज के ऊपर एक सेलुलोज की कवर चढ़ती थी, शुरुआती दौर में निषक्तांड बनता था। हमने देख लिया कि भैया ये है हमारा युग्मक। ठीक है, फिर हमने द्विबीजपत्री में देखा कि जो युग्मक था वो मतलब दो भागों में विभाजित, वो विभाजन हुआ। ठीक है, तो एक भाग ये आया, एक भाग ये आया। जो ऊपर वाले भाग को बिल्कुल हमने बोला भ्रूणी कोशिका, बोलो आप भी बोला। ठीक है, भ्रूणी कोशिका बोला। नीचे वाली को हमने बोला निलंबन कोशिका। ठीक है, निलंबन। ठीक है, अब हम इसके आगे द्विबीजपत्री में देख रहे हैं कि निलंबन कोशिका विभाजन कर रही थी। ठीक है, निलंबन कोशिका लगातार विभाजन किए जा रहे हैं, 10 निलंबन कोशिकाएं बना लेती थी ना। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जो भ्रूणी कोशिका होता है ना, भ्रूणी कोशिका वो अनुप्रस्थ विभाजन करता है, याद रखना। ठीक है, समझना, भ्रूणी कोशिका क्या करता है? अनुप्रस्थ विभाजन करता है, लेकिन जो निलंबन कोशिका होता है वो विभाजन नहीं करता है। जब ये अनुप्रस्थ विभाजन भ्रूणी कोशिका करेगा तो ये एक हो गई कोशिका, एक ये हो गई, 2 कोशिका बना लिया। उसके बाद ये निलंबन कोशिका क्या होती है? निलंबन कोशिका फूल कर, एक ही कोशिका रहती है, फूल कर निलंबक बना लेती है, चूसक, जिसको हम लोग बोलते हैं चूसक, देखे थे ना, चूसण कोशिका। ठीक है, तो ये एक निलंबन चूसण बना लेती है। ठीक है, समझना अभी, ये है, ये है, ये देखो, ये सिर्फ एक ही कोशिका है। ठीक है, तो हमने इसको तो देख लिया, ये क्या है? तो ये है चूसण। ठीक है, ये इसका वो शीर्ष का भाग हुआ। कौन सा भाग? शीर्षस्थ भाग हुआ। और ये कौन सा भाग हुआ? तो ये हुआ मध्यस्थ भाग। ठीक है, तो देखो
यहाँ पे जो भ्रूणीय कोशिका है जब इसको विभाजन करने लगती हैं ये कोशिका के बाद, ठीक है, ये बनता है, देखो ए स्टेज हो गई, बी स्टेज हो गई, ये आ गई आपकी सी स्टेज, ठीक है। चूषण कोशिका है, निलंबक हो गई, ये निलंबक एक कोशिकी होती है। शीर्ष भाग होता है, जो शीर्ष कोशिका होता है वो प्रांकुर और एक बीजपत्र का निर्माण करता है। शीर्ष भाग क्या करता है? शीर्ष भाग प्रांकुर और एक बीजपत्र का निर्माण करता है। कौन सा भाग? शीर्ष भाग। जो ऊपरी भाग होता है वो प्रांकुर का निर्माण करेगा और एक बीजपत्र का निर्माण करेगा। प्रांकुर मतलब बताए भाई, प्रांकुर मतलब होगा तना प्रारोह, है ना, तना का निर्माण, ठीक है। प्रांकुर क्या मतलब होता है? प्रांकुर मतलब होगा स्टेम, तना का निर्माण, तना प्ररोह तंत्र बोलते हैं इसको, रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शीर्षस्थ भाग में जो एक बीजपत्र का जो निर्माण होगा उसको स्कूटेलम बोलेंगे, स्कूटेलम, स्कूटेलम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एक बीजपत्र का जो निर्माण हो रहा है उसको स्कूटेलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? तो उसको बोलेंगे स्कूटेलम, ठीक है। यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है स्कूटेलम। जो मध्य भाग होगा वो मूलांकुर यानी कि जड़ का निर्माण करेगा। मध्य भाग किसका निर्माण करेगा? तो वो करेगा मूलांकुर। मूलांकुर मतलब जड़ तंत्र का निर्माण करेगा। जड़ तंत्र का निर्माण यानी कि जड़ का निर्माण करेगा। किसका? जड़ का निर्माण करेगा, ठीक है। तो मूलांकुर हो गया। चूषण कोशिका क्या है भाई? वो चूस के इसको क्या देगी बताओ? तो इसको भाई मतलब एनर्जी देगी, ठीक है, पोषण प्रदान करेगी, चूषण कोशिका। सोचो इतना ज़्यादा चिल्लाने की वजह से, देख लो शुरू की वीडियो में आवाज़ देख लेना और अभी की आवाज़ देख लेना, देखो बदल गई है, ठीक है। सच में मेरे को भी वो होने लगा, उसकी क्लास बहुत बड़ी हो गई, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है। और अगर देखा जाए इस अवस्था को बोलेंगे ग्लोब्यूलर अवस्था, है ना, ग्लोबुलर अवस्था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट है सर, ठीक है, याद रखोगे, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आप देखेंगे कि भैया जो ये यहाँ पे है, फिर ये और बढ़ेगा, बढ़ेगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। लगातार कोशिकाएं विभाजन कर रही हैं, जाहिर सी बात है यार, कोशिकाएं तो विभाजन करेंगी ही ना। ये देखो, ठीक है। तो नीचे वाला भाग उसका कौन सा हुआ? निलंबक हुआ, ठीक है। जो नीचे वाला भाग है वो निलंबक हुआ। इसके बीच का भाग हुआ यहाँ पे, इसको बोलते हैं मूलांकुर, ठीक है। बीच का, मध्य का भाग, तो यहाँ पे देखो मूलांकुर कौन सा था? मध्यस्थ भाग था। ये वाला बीच का भाग कौन है? मूलांकुर। और जो ऊपरी भाग था ना, शीर्षस्थ भाग था ना, शीर्षस्थ भाग ऊपर चला गया, मध्यस्थ के में मूलांकुर का निर्माण हो गया। जो शीर्षस्थ शीर्ष भाग है उसमें बीज पत्राधार का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे किसका? बीज पत्राधार का निर्माण हो रहा है। और बीज पत्राधार का निर्माण के साथ बीजपत्र का निर्माण हो रहा है। बीजपत्र के साथ साथ प्रांकुर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब ये प्रांकुर मूलांकुर अभी सब समझ में आएगा क्या होता है, ठीक है। बीजपत्रधार, प्रांकुर और मूलांकुर का निर्माण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत? मूलांकुर बोले तो रेडिकल्स, रेडिकल्स, और प्रांकुर बोले तो प्ल्यूमूल्स, ठीक है, इसका निर्माण हो रहा है। अब इसके बाद ABCD हो गया। अब अगर CDE ई डायग्राम देखेंगे तो ई डायग्राम में आपको, ये डायग्राम आपके NCERT में बन रखा है पेज नंबर 36 पे, ये वाला डायग्राम देखो, ठीक है। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, बनाएंगे, देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। और तुम्हें पता है मैं देख देख के तो मैं कुछ भी बना देता हूँ। इसको मिटाना पड़ेगा, नीचे तक जाएगा ये। बस, ठीक है, ये समझना, ऐसे करके डायग्राम है ये, और नीचे जाएगा। ये हो गया एक भाग इसका,
एक ऐसे करके है, ठीक है। इस भाग के ऊपर देखा जाता है यहाँ पे एक परत चाय पाई जाती है, ठीक है। इस परत के बाद आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कुछ पाया जाता है, कहाँ पे, इसी भाग में, ठीक है। ये होगा, चलिए, जो हमने यहाँ पे देखा कि एक भाग पाया जा रहा है स्कूटेलम, क्या पाया जा रहा है, स्कूटेलम, स्कूटेलम। तो शीर्षस्थ भाग होगा, ये शीर्ष होगा, ऊपर का भाग, तो इस भाग को बोलेंगे स्कूटेलम होगा, ठीक है। स्कूटेलम के बाद हम लोग देखते हैं प्रांकुर, ये है प्रांकुर यहाँ पे, क्योंकि शीर्ष के भाग क्या पाया जाता है, शीर्ष के भाग पाया जाएगा यहाँ पे, आप लोग देख रहे हैं प्रांकुर शीर्ष होगा, शीर्ष के बाद यहाँ पे पाया जाएगा प्रांकुर। प्रांकुर के ऊपर एक आवरण होता है जिसको प्रांकुर चोल बोलते हैं, ठीक है। बताइए, सभी लोग देख रहे हैं ना, बताइए, हार तो नहीं माने ना, मैं भी नहीं हार माना, देखो आवाज तक बदल गई लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे प्रांकुर चोल, इसको बोलेंगे प्रांकुर, और इसके नीचे वाले इस भाग को बोलेंगे मूलांकुर, क्योंकि मूलांकुर कहाँ का भाग है, तो मूलांकुर हमें पता है मध्यस्थ भाग है, मध्य का भाग है। मूलांकुर के नीचे मूल गोप और मूलांकुर चोल, इसके नीचे क्या हो गए, मूल गोप पाया गया, और इसके नीचे यहाँ पे मूलांकुर चोल पाया गया, ठीक है, बस हो गया। यही आपका इमेज है, एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन थोड़ा सा वो समझने लायक नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा में बनाया गया है। आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि एक बीजी पत्री भ्रूण जो होता है वो युग्मनज दो भागों में विभाजित हो जाता है, निलंबक एक ही कोशिका होता है, फूल के बड़ा हो जाता है, भ्रूणी कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती, शीर्षस्थ भाग, मध्य शीर्षस्थ, प्रांकुर एक बीज पत्रे का निर्माण, तना का निर्माण करता है जिसको स्कूटेलम बोलते हैं, और मध्यस्थ भाग मूलांकुर यानी कि जड़ तंत्र का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर इसके बाद अपना ये कंटिन्यू करके कोशिकाएं बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, ये कौन सा है, तो ये एक बीज पत्र का परिपक्व भ्रूण है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये एक बीज पत्र का परिपक्व भ्रूण है, ठीक है। कौन से बीज पत्र का, तो एक बीज पत्र का ये परिपक्व भ्रूण है, ये चीज याद रखना, ठीक है। एनसीईआरटी में जैसे एग्जाम्पल इसके क्या है, एक बीज पत्र के गेहूं हो गया, मक्का, चना, मटर, मूंगफली, है ना। उदाहरण इसके देख लो, लिख लो उदाहरण, गेहूं, मटर, चना, मूंगफली हो गया, चावल हो गया, ठीक है। जल में कुछ बीजों, रात भर पानी, नहीं 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 नहीं, गेहूं, चना, मटर कहाँ से, वही तो मैं सोच रहा हूँ यार। गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया। एक बीज पत्र का मतलब समझ रहे हो ना, गेहूं कैसा होता है, ऐसा होता है, लेकिन वो एक ही होता है। चावल कैसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मक्का का दाना कैसा होता है, ऐसा होता है, एक ही बीज होता है उसके अंदर, ऐसा नहीं कि उसको काट दो तो उसके अंदर दो बीज पत्र निकल आए, नहीं, केवल एक बीज पत्र। गेहूं कहाँ से यार, सच में मेरा दिमाग नहीं काम करने लगा अभी तो, है ना। तो ऐसे करके सीन यहाँ पे होता है। यहाँ पे आपके बुक में लिख रखा है एक बीज पत्री भ्रूण, केवल एक बीज पत्र होता है, केवल एक बीज पत्र होगा। घास परिवार में बीज पत्र को स्कूटेलम यानी कि प्रसल्ग कहते हैं, जो भ्रूणी अक्ष की तरफ से पार्श्व में स्थित होता है। भ्रूणी अक्ष की तरफ से कहाँ पे, पार्श्व में स्थित होता है। उसके निचले सिरे पर भ्रूणी अक्ष का एक गोलाकार और मूलांकर से भिड़ा आवृत होता है जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। ये मूलांकुर चोल हो गया आपका, आवरण गोलाकार घुमा के, ठीक है, जिसे कोलियोराइजा कहते हैं।
स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से क्या होता है कि स्कूटेलम के जुड़ाव के स्तर से ऊपर भ्रूणी अक्ष के भाग को बीज पत्रोपरिक कहते हैं और बीज पत्रोपरिक के प्ररोह शीर्ष तथा कुछ आदिकालिक पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णी रचना को घेरते हैं जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल कौन है? तो ये मूलांकुर चोल है नीचे वाला। ठीक है, तो अभी मैंने बताया आपको। अभी आप अगर आप एक बीजपत्री भ्रूणी का विकास समझ गए हैं तो जाहिर सी बात है आप द्विबीजपत्री भ्रूणी का विकास समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, फाइनली आज की क्लास यहीं तक खत्म होती है। मुझे उम्मीद है ये क्लास पढ़ने में समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।